सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है और हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स है। एक का ऑर्डर है m बाई एन और दूसरा का ऑर्डर है n बाई एन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a प्लस 5b का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ भी m बाई एन होगा। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, कंपेरेबल होगा। तो इसका ऑर्डर भी m बाई एन है और b मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा m बाई एन। तो दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे सेम ऑर्डर का तो दोनों का ऑर्डर भी वही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिलेशन जो है r वो डिफाइंड है इस टाइप से, x बाई x बिलोंग्स टू n बाई, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n का भरने का मतलब नेचुरल नंबर, और x प्लस बाई इक्वल टू 4 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिलेशन जो है किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ ही मिले तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, मतलब सेल्फ रिलेटेड हो। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं, सिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं सम्मित, सम्मित, और रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। तो सम्मित रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, यानी कि ए अगर रिलेटेड हो बी के साथ, तो उल्टा भी होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के बाद नेक्स्ट में आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम बोलते हैं संक्रामक। और ये तीनों से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो संक्रामक में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो एंड बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो यहाँ से ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, और जो रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ते कंसेप्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझना कि एक रिलेशन आर है, एक्स और बाई में एक रिलेशन है सच दैट एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, और एक्स बाई क्या है, तो नेचुरल नंबर है। तो एक किस टाइप से रिलेशन है तो हम समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ मिलेगा? अगर मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, यानी कि 3 3 बिलोंग्स टू आर है, तो आंसर है कि नहीं है। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 3 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 4 होगा, या 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेशन नहीं मिलेगा, तो आंसर है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सम्मित। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर एक्स रिलेटेड है बाई के साथ, तो बाई भी रिलेटेड होना चाहिए एक्स के साथ। ठीक है, तो आप खुद से सोचो कि अगर एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4 है तो क्या बाई प्लस एक्स इक्वल टू 4 नहीं होगा? तो आंसर है कि बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ए रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है,
तो आई होप क्लियर है। सिमिलरली आप ट्रांजिटिव के लिए चेक कर सकते हो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे ऐसे सोचो कि 1-3 रिलेशन का हिस्सा है, मान लो कि 3 और 1 इस रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है, यानी ए और बी रिलेशन का हिस्सा है, बी और सी रिलेशन का हिस्सा है। तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ यहाँ पे मिलेगा? क्या 1 और 1 ऐड करने के बाद 4 आएगा? तो आंसर है कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 और 1 4, 1 और 3 4, ठीक है, लेकिन 1 और 1 4 तो नहीं होगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में क्या कह रहा है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका हम कई बार फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए a इक्वल टू दिया हुआ है एक सेट, b इक्वल टू दिया हुआ है सेट, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों हो जाएगा 0 समझो। देखो बाइजेक्टिव रिलेशन क्या होता है, बाइजेक्टिव जो 1-1 और ऑन टू दोनों हो। तो 1-1 और ऑन टू दोनों के लिए आप सोचो, यहाँ ए बी है और एक सेट ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है, यहाँ पे है पी क्यू आर। जैसे मान लो कि ये रिलेशन ऐसे, इस रिलेशन को इस टाइप से डिफाइन किए थे, 1-1 तो है लेकिन ऑन टू होगा क्या? अगर सोचो, आप ऐसे याद रखना कि अगर सेट ए में मान लो m एलिमेंट है और सेट बी में मान लो n एलिमेंट है, दोनों में अलग अलग है, और अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन m हो तो नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अगर दोनों में सेम रहता, जैसे मान लो कि इधर भी एक सेट है, इसमें भी m एलिमेंट है और इधर भी m एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला कई बार हम बताए भी हैं, फैक्टोरियल m होगा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के दौरान। दोनों तरफ अगर सेम है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल m। दोनों तरफ अगर अलग अलग है, ठीक है, और जो को डोमेन है उसमें ज़्यादा है डोमेन की अपेक्षा, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको ये डिफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो अगर प्रैक्टिस में हो तो देखते के साथ पहचान लोगे क्वेश्चन को। dx 1 प्लस √10, √10 को आप लिख लो रूट साइन डिवाइडेड बाई रूट कॉस। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 टू π/3, और एलसीएम ले लेंगे रूट अंडर cos x डिवाइडेड बाई यहाँ बच जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन x। ठीक है, dx। इसके बाद क्या करना है कि आपको ये प्रॉपर्टी लगा देना है 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है, जैसे ही ये आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये चेंज हो जाएगा i इक्वल टू सॉरी पाई। अच्छा, ए वाला प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ प्रॉपर्टी ए टू बी वाला लगाना है, ए टू बी। यहाँ भी अगर ए टू बी रहेगा तो यहाँ पे अंदर में लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो जैसे ही π/6 और π/3 को आप ऐड करोगे तो π/2 आएगा, और जैसे ही इस पे प्रॉपर्टी ए वाला यूज करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखा जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, तो ये साइन में बदल जाएगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा रूट साइन
नीचे में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना है। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड में ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करके सिर्फ ऐसे बचेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और 1 हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, यानी यहाँ x बचेगा। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 डी एक्स, ए 1 का इंडिकेशन यहाँ x हो गया, तो पाई बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रख लोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री माइनस पाई बाई 3 6 मतलब 30, यानी कि पाई बाई 6 बचेगा। तो i इक्वल टू आंसर हो जाएगा पाई बाई 12। तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 12। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू है 80 स्क्वायर, y इक्वल टू है 280, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले dx बाई dt फाइंड करेंगे, तो ये टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और dy बाई dt फाइंड करोगे तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप dy बाई dx फाइंड कर सकते हो। तो dy बाई dx फाइंड करोगे तो लिखोगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2a डिवाइडेड बाई 2at, 2a कैंसिल 1 बाई t आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 बाई t। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 बाई t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज याद रखना होगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 जो है वो पाई बाई 2 से ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते हो, तो आपको लिखना होगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ लिखना होगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद साइन इनवर्स साइन हटा सकते हो तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से कितना लाइन पास कर सकता है, तो आंसर है कि बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एम एक्स होता है। ठीक है, ऐसे देखो जनरल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन चूंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये इसका मतलब 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो इसलिए c का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें c को हम छोड़ दिए हैं y इक्वल टू एम एक्स। अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेना है, तो आपको क्या करना है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, एम की जगह इसमें ले जाके रिप्लेस कर देना है इस इक्वेशन में। तो जैसे ही इक्वेशन में रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम की जगह dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है कि log, एक्चुअली क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे देख लो क्या क्वेश्चन है, log x बेस e होगा यहाँ पे dx, यानी कि log x का इंटीग्रेशन पूछना। अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ऐसा आप याद कर लो कि इसका इंटीग्रेशन होता कैसे है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 इंटू लॉग एक्स करके, इसको u ले लेना है log x को u और 1 को v ले लेना है, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
लगा देना है तब बन जाएगा, लेकिन आई होप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका याद होगा आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे है, इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट एक्स बाई e टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो रूट एक्स को t ले लोगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये याद रखना है, t का dt, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि dx बाई रूट एक्स जो है, dx बाई जो रूट एक्स है वो 2 dt बन जाएगा, 2 dt। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, e टू द पावर रूट एक्स की जगह t पुट कर देना है, और dx बाई रूट एक्स की जगह 2 बाहर निकाल लेंगे dt। तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, तो e टू द पावर t प्लस e आंसर हो जाएगा। और t की जगह फिर से आप रूट एक्स को रिप्लेस कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा 2 e टू द पावर रूट एक्स, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है, कह रहा है कि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका मिड पॉइंट क्या होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आप इसको कैसे सोच सकते हो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि आप दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे इस टाइप से कि x1 प्लस x2/2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो वेक्टर में सिंपली क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3i प्लस i 4i हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2i प्लस 2j, ये आंसर हो जाएगा। दोनों वेक्टर को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन वेक्टर का ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ए और बी यूनिट वेक्टर है और कह रहा है कि ए प्लस बी ऑल्सो यूनिट वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1। अब लोगों को कई बार बताया गया है कि जब भी दो वेक्टर का एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल क्रिएट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। जैसे ही स्क्वायर कर लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है वेक्टर के केस में, और ये होगा 1। ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ 1 रख लिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि कॉस थीटा फाइंड कर सकते हो। तो कॉस थीटा अगर फाइंड करोगे तो देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1/2। तो जैसे ही -1/2 बचेगा तो थीटा फाइंड कर लो। तो देखो अगर पॉजिटिव रहता तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 60 होता, मतलब π/3 होता अगर पॉजिटिव होता तब, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो आंसर π माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2π/3 ए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ए इस प्रॉपर्टी पे है 0 to a f of x dx। तो आई होप ए वाला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज करके जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू फिर से वैसे ही बच जाएगा, dx सिर्फ बचेगा यानी 1 इंटू डी एक्स बचेगा 0 to π/2, और 2i इक्वल टू बचेगा x 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू बचेगा π/2 माइनस 0, और i इक्वल टू आंसर हो जाएगा π/4। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा π/4। चलो तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को दो टाइप से बनाते हैं, या तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके बना सकते हो, ऐसे √2 से मल्टीप्लाई करो और 1/√2 से दोनों में डिवाइड कर लो ऐसे, तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे ये लिख लो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन एक्स प्लस कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स। और इससे क्या हो जाएगा कि ये चेंज हो जाएगा कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला पे, मतलब x माइनस π/4। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू 1, यानी कि आंसर हो जाएगा √2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलस के मेथड से भी आप बना सकते हो। हम समझा देते हैं कि कैसे बनता है। कैलकुलस के मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये तो ट्रिगोनोमेट्री का मेथड हो गया। कैलकुलस में आप लोगों को क्या बताया गया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि जब कोई भी मान लो कि एक फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो आपको f' इक्वल टू 0 करना होगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 करना होगा, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, तो हम tan एक्स इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दिए है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -π/4, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारा वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो x का वैल्यू -π/4, तो x का वैल्यू -π/4 मिलेगा, और tan कितना कितना का वैल्यू -1 होगा। तो tan कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/4 भी हो सकता है, यानी 3π/4 भी हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो इस टाइप से बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू चेक करना होगा कि कहाँ पे पॉजिटिव या कहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही इसको लाके पुट करोगे, ठीक है, जैसे ही इसमें लाके पुट करोगे तो आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोचो कि साइन 45 प्लस कॉस 45 कितना मिलने वाला है, तो आंसर है कि 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि एलसीएम हो जाएगा √2 और ऊपर हो जाएगा 2/√2, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √2, ये आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलस के मेथड से भी आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। और यहाँ थीटा लेना था 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में इसको मोड लेके आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ और, इसको डायरेक्ट ऐसे कंसेप्ट याद ही रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इतना नहीं सोच पाओगे, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में जब भी लिखा हुआ है, बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू पूछे तो -√a² प्लस b²। ये मैक्सिमम वैल्यू याद रखना और ये मिनिमम वैल्यू याद रखना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि f ऑफ x जो है किस में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कौन सा इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए चलिए देखिए, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आपको समझाया गया था, है ना। देखो फंक्शन इंक्रीज करता है तो f' का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेते हैं। f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके करना होगा। तो चलो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन है x² माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहले f' फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, और हमको सोल्व करना होगा f' इंक्रीज कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 करके सोल्व करना होगा, है ना। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो लेस देन 0 करके सोल्व करते। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0,
तो 2x ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2, यानी कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए याद रखना है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन करेगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन होता है z इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर इक्वेशन ऑफ बाई जेड प्लेन पूछे तो ये होगा x इक्वल टू 0। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट याद होगा। तुम लोग एक काम करना कि अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तुम। तो अगर बाई जेड प्लेन का इक्वेशन लिखें, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन लिखे तो आंसर हो जाएगा z इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी। तुम लोग दो चीज़ बताना, एक इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बताना और एक डायरेक्शन रेशियो भी बताना, सॉरी डायरेक्शन को साइन बताना ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखने में तो सारा का सारा सदिश राशि ही लग रहा है, लेकिन चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है बीच में, तो डॉट मतलब स्केलर बन गया, स्केलर, और ये है वेक्टर, तो ऐसा डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, एक स्केलर और वेक्टर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डॉट है और यहाँ भी डॉट जैसे ही करेंगे तो स्केलर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा ध्यान से देखो, ए क्रॉस करोगे तो ये क्या होगा, वेक्टर ही आएगा। अब इसके बीच में ना कोई साइन दिया हुआ नहीं है, तो अगर यहाँ पे डॉट रहेगा, तब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, तब आंसर यही हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए हो जाएगा और ए कोई वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन को साइन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा। अब देखो, अभी ये पूछे थे और ये आ गया कंसेप्ट। चलो, तो ये आ गया तो ठीक है। डायरेक्शन को साइन एक्स एक्सिस भी होगा 1 0 0, और डायरेक्शन को साइन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी यही होगा। ठीक है, पैरेलल होने से डायरेक्शन को साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखो, इस टाइप से अगर टेबल बना के दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसमें जो मिसिंग है मतलब k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखो k मिसिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सबका समेशन 1 कर देना है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल का समेशन 1 होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे बना लेना है 0.1 प्लस 2k प्लस k प्लस 0.2 प्लस 3k प्लस 0.1, यानी कि जितना प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस इसे k का वैल्यू निकाल लो। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6k, और अगर इसको हम ऐड करके इधर लाएं तो 1 माइनस हो जाएगा 0.4, तो 6k इक्वल टू 0.6, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.6/6, तो 0.1 हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.2 है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, और इसका डायरेक्ट फार्मूला बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए अगर रहे तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो होगा यहाँ पे, अच्छा ये फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन, दोनों सेम होता है, तो ए निकालना है और ये हो जाएगा 0.2। तो बस क्रॉस कर लो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को, तो आंसर आ जाएगा। तो 0.3 में 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
कह रहा कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर बी तो ये डॉट बी बराबर जीरो। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपली हम कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। तो कह रहा है कितना बाइनरी ऑपरेशन ए पे डिफाइंड हो सकता है। तो इसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आंसर। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक दिन और बताए थे वाला ऑब्जेक्टिव में, प्रीवियस क्लास में जब वीडियो कर रहे थे रिवीजन का उसमें बताएं। तो इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर n इंटू एन, या ऐसे भी बोल सकते हैं n टू द पावर n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का। तो बस यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो आप ऐसे कर लो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 16। और नंबर ऑफ रिलेशन का भी फॉर्मूला याद रखना कि 2 टू द पावर n स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर n स्क्वायर। ये दोनों में अंतर है, ये रिलेशन के लिए है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, और ये बाइनरी ऑपरेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। चलो तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि कोई लाइन है और एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है मतलब एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहे हैं, यानी कि जितना अल्फा है उतना ही बीटा है उतना ही गामा है। तो कह रहा है कि वो लाइन का जो डायरेक्शन को साइन है वो निकालो। डायरेक्शन को साइन मतलब क्या होता है कि कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा निकालना है, ये निकालना है। तो अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है तो हम ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह भी अल्फा पुट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर गामा इसकी जगह भी अल्फा पुट कर लेते हैं 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से आंसर जो होगा वो कॉस अल्फा डायरेक्ट निकल जाएगा, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1/√3 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा भी 1/√3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या चीज़ पे बेस्ड है। आपको अगर मैट्रिक्स का टाइप्स पता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का टाइप्स पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन है, मतलब अदिश अवयव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है और बाकी सब एलिमेंट 0 होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट या विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव अगर सेम है और बाकी सब 0 है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल एम एन तीनों 1 है, यानी 1 1 1 है। तो ये किस अक्ष के, किस एक्सिस के, तो ठीक है, डायरेक्शन को साइन किस एक्सिस को, एक्स अक्ष बाई अक्ष जेड अक्ष का तो नहीं होगा। एक्स अक्ष का होता है 1 0 0 0 1 0, बाई एक्सिस के लिए होगा, और 0 0 1 जेड एक्सिस के लिए होगा। तो ये आंसर हो जाएगा डी। कोई भी एक्सिस का ये डायरेक्शन को साइन नहीं है, कोई लाइन का होगा।
तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि 0 to पाई स्क्वायर बाई 4 साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे दे दिया है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो तो इसको मिनिमाइज करके बनाते हैं थोड़ा। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 0 to पाई स्क्वायर बाई 4 है ना, और साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखो साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो आपको रूट एक्स को टी लेके चलना होगा, और 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिखना होगा, और यहाँ से आप डी एक्स इक्वल टू लिख लोगे 2 रूट एक्स डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 2 रूट एक्स की जगह टी डी टी है ना, तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेना होगा। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, अगर मान लो कि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू होगा रूट अंडर x, तो रूट 0 मतलब 0। x इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 पुट करोगे तो t का वैल्यू होगा अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। चलो, तो यहाँ पे कर लिए। अब सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ठीक है। साइन और रूट एक्स के जगह पे t ले लिए हैं, तो यहाँ पे t और dx की जगह पुट करना होगा 2t dt, 2t dt। उसके बाद आपको आइलेट रूल लगा के बाई पार्ट्स लगाना है। आइलेट रूल के अनुसार आप सोचोगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसको u लेना है और इसको v लेना है। जब किसी स्टूडेंट को अगर आइलेट रूल नहीं आता है तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अलग से इसका 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं आइलेट रूल का। तो ये 2, और इसको अगर करोगे तो u को छोड़ दोगे t को, और v का इंटीग्रेशन, तो साइन t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस t, और उसके बाद क्या करना होगा, माइनस t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, साइन का इंटीग्रेशन करना होगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं cos t dt, ठीक है, और 0 to पाई बाई 2 ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे 2 बाहर में है, अंदर में अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पाई बाई 2 अगर पुट करते हैं तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, एक बार और इंटीग्रेशन करना रह गया, माइनस टी कॉस टी प्लस, फिर यहाँ पे कॉस का हो जाएगा साइन टी। चलो, तो 0 to पाई बाई 2 अब पुट कर लेते हैं। तो अगर अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होगा 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगा 1। तो 2 0 + 1 ऐसे लिख लेंगे, माइनस अगर लोअर लिमिट दोनों में पुट करेंगे तो इसके कारण ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। तो एक्चुअली आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसा भी हम लोग को कंसेप्ट सीखने से मतलब है, आपको हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट टाइप में। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका अब सॉल्यूशन हम समझ चुके हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2 आंसर शायद हम लोग का आया ना। तो इसको एक बार ऐसे आंसर और आप लोग चेक कर लेना, तो डी हो जाएगा, 2 आंसर आ रहा है यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 3 है, तो कौन सा ट्रू है। तो देखो, जैसे ही b क्रॉस सी को आप पलट दोगे, यानी कि c क्रॉस b कर दोगे यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि 0 to पाई देख लेते हैं, 1 मिनट, 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स है, ठीक है, dx। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है।
ठीक, तो इसको प्रॉपर्टी लगा के चेक करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू प्रॉपर्टी होता है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, एक मिनट, हाँ देखो ये प्रॉपर्टी 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 to पाई, एक्स की जगह पुट करना होगा पाई माइनस एक्स, और ये फंक्शन के अंदर में साइन है तो साइन पाई माइनस एक्स ऐसे लिखना होगा dx। तो अगर ये प्रॉपर्टी पुट करते हो तो 0 to पाई, तो पाई ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ओपन कर लेंगे तो 0 to पाई पाई और एफ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस 0 to पाई, फिर यहाँ पे एक से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स, एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ऐसे लिखना होगा dx। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये आई है ना, तो इसको इसके जगह हम i रिप्लेस कर देंगे, और i को अगर लेफ्ट साइड में ले लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा 0 to पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एफ ऑफ साइन एक्स ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स dx। तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो? अच्छा i इक्वल टू यहाँ से निकालना है भैया, तो i अगर निकालोगे i का वैल्यू तो यहाँ पे पाई बाई 2 इधर आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू इतना, तो ऑप्शन नंबर ए देखो यही है, पाई बाई 2 0 to पाई एफ ऑफ साइन एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 28। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, चलो तो यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सममित सतुल है, संक्रामक नहीं है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलो तो एक क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक और क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखो अगर 1 2 3 एलिमेंट दिख रहा है तो 1 1 2 2 3 3 तो मस्ट है, तभी जाके रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ए तो रिफ्लेक्सिव ऐसे ही नहीं है, यहाँ 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है लेकिन 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है। तो बच गया बी, बी को चेक करते हैं। स्वतुल है तो आंसर है यस, 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वतुल हो गया। फिर 1 2 प्रेजेंट है तो इसका उल्टा 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये दोनों हो गया। और ट्रांजिटिव है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, सही है। अच्छा इसको देखो 1 2 है, उसके बाद 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला अगर सेट ए में m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है तो 2 to the power mn हो जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 to the power 6 आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो कौन सा हो जाएगा। तो आई होप 64, एक बार कैलकुलेट कर लेना अपना, 64 शायद आएगा। 31 0 to a f ऑफ x इक्वल टू 10 है, तो यह भी प्रॉपर्टी की है कि 0 to a f ऑफ x और f ऑफ a माइनस एक्स सेम ही होता है, तो इसका भी आंसर 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 डाइस और टॉस्ड, 2 पासा को फेंका गया है, तो 2 पासा फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है। तब 2 पासा फेंकने पे तो टोटल बहुत सारा मतलब 36 सैंपल स्पेस बनने वाला है।
इस टाइप से 1 1 1 2 1 3 करके, है ना। ऐसे ही आप 36 सैम्पल स्पेस बनेगा। और क्या कर रहा है कि समेसन 7 आना चाहिए, तो इसमें देख लो कि इसमें किसमें 7 आ रहा है। 1 6 पे 7 आएगा, 2 5 मतलब दोनों को ऐड करने से 7 आएगा। उसके बाद 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई 36। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो 1/6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 33 क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच इज ट्रू। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन सही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पिछले वीडियो में भी इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लिए हैं इसके एक बार, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में ही किए हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, सम्मित और विषम सम्मित। फिर से हम एक बार कर देते हैं। अगर मान लो कि कोई इस टाइप का मैट्रिक है, मान लो कि 1 है 2 है 2 है 3 है, इसका ट्रांसपोज भी लोगे। अगर ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को कॉलम में लिख दें, ऐसे 1 2, इस रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें 2 3, तो अगर a इक्वल टू a डैश आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर a इक्वल टू माइनस ऑफ a डैश आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका पिछला वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस किए हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। तो इसमें आंसर होगा कि अगर a सिमेट्रिक हो b सिमेट्रिक है तो a प्लस b भी सिमेट्रिक ही होता है। आप लोगों को बताए भी थे कि a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और एक याद रखना इसमें और कंसेप्ट कि a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने से हमेशा सिमेट्रिक्स ही होगा, मल्टीप्लाई करने से कोई जरूरी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा कब। तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r इक्वल टू k1i प्लस k2j, तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कब करेगा। ठीक है, तो आई जे, अब इसमें क्या कर रहा है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्लेन कब। अच्छा, कौन सा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो इसमें देख लो कि कौन इसमें एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा जेड इक्वल टू 0 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जेड इक्वल टू 0 है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं। तो 35 में क्या होगा कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू कितना होता है। ए आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2abc। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसे। चलो, तो यहाँ पे देखो, अगर प्रूफ करना चाहते हो, देखो a प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ लिखा हुआ c प्लस ए, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट के अंदर अगर 3 वेक्टर ऐसे लिखा हुआ, तो इसका कंसेप्ट होता है कि इसका मतलब होता है a डॉट बी क्रॉस सी, और इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से अगर कर लें तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ऐसे लिख लेना है। और इसको अगर सोचोगे तो a प्लस बी डॉट, पहले अंदर में अगर ए इसको अगर ओपन कर दोगे तो हो जाएगा b क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी प्लस b क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो वो 0 रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी डॉट, अच्छा अब इसके साथ अंदर में b क्रॉस सी बच गया, b क्रॉस ए बच गया, c क्रॉस ए बच गया।
तो बारी बारी के साथ अभी इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। देखो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अच्छा देखो इसमें एक कंसेप्ट और तुमको दिमाग में रखना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, कि अगर दो सेम आ जाए इस टाइप से तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। या हो सकता है कि दो बार बी आ जाए, बी और बी, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0। मतलब इसमें दो को अगर सेम आ गया, सॉरी यहाँ पे ए यहाँ पे सेम हो गया, या बी सेम हो गया, सी सेम हो गया, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी तो ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी प्लस, फिर ए के साथ इसका डॉट लिखोगे तो ए बी ए लिखाएगा ऐसे ए बी ए। और यहाँ देखो कि ए दो बार आ गया तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो प्लस। इसी तरह से ए सी ए लिखोगे तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा प्लस। बी के साथ इसको लिखोगे तो बी दो बार लिखा जाएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा। बी के साथ बी क्रॉस ए करोगे तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। लास्ट में कौन बचेगा? बी सी ए बचेगा। तो बाकी सब 0 हो गया। एक ए बी सी आया, एक बी सी ए आया। तो इसमें आपको ए भी पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कि ए बी सी और बी सी ए दोनों सेम ही होता है। तो बी सी ए के जो है हटा के फिर से ए बी सी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही ए बी सी रिप्लेस किया मतलब 2 ए बी सी बन गया। तो एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है, तो हम डायरेक्ट याद कर लिए। अब इसको डिस्कस कर रहे हैं तो और कुछ डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि आई जे के का वैल्यू कितना होता है, तो आंसर 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि ए के जे का वैल्यू कितना होता है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तुम निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो इसको। आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आई डॉट के क्रॉस जे, और के क्रॉस जे का वैल्यू होता है -i, तो -1 हो जाएगा। आई डॉट आई 1 होता है, बाकी -i। चलिए, तो आई होप इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए क्वेश्चन के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लाता। तो 35 तक डिस्कस कर लिया। अभी टोटल क्वेश्चन हमको 50 बचा हुआ है। मतलब 50 क्वेश्चन है तो 15 और बचा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट में है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अब ये सब क्वेश्चन को देखने से फ़ायदा यही है कि तुम लोग को क्या है कि एक बार दिमाग में आ जाएगा सब कंसेप्ट। क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। अभी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बाकी कल 1 बजे से आप लोगों का क्लास सबका चलेगा, ठीक है ना। 1 बजे से क्लास चलेगा लाइव। चूँकि घर पे थे तो आज रिकॉर्ड करना पड़ा। मोबाइल का नेटवर्क से इतना स्पीड नहीं होता है कि लाइव हो जाए। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट कर लो। ये दोनों वेक्टर है, इस पर पूछ रहा है ना। जिस पर पूछेगा ऑन जिस पे लिखा हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो इसको वेक्टर सोच लो, ये दोनों का डॉट कर लो। जैसे ही डॉट करोगे तो बचेगा 2 + 2 + 1 इतना डिवाइडेड बाई अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर बी है, इस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो ये बी का काम करेगा। तो 2² + -1² + 1²। तो बस इसको बना लो 5 डिवाइडेड बाई √5। तो आंसर कितना हो जाएगा? कहीं गलत कर दिया क्या? अच्छा यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी 4 + 1 + 1, तो 5/√6 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। 37 देखिए, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी 0 है तो कौन सा सही है। चलो इसका ऑप्शन देख लो। यहाँ पे ए डॉट बी 0 है तो ए परपेंडिकुलर बी होगा। ऐसे रिजल्ट इसमें याद रखना तुम लोग कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए भी 0 हो सकता है और
बी भी जीरो हो सकता है, और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, मतलब दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो, सॉरी ए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट इससे याद रखना था। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए परपेंडिकुलर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, यहाँ पे आई कम्प्लेक्स नंबर वाला है आयोटा, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर -1। ये तुम लोग को पता होना चाहिए। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यू का वैल्यू होता है आई इंटू आई स्क्वायर यानी -i, तो ये सब पता होना चाहिए। आई टू द पावर 4 एक कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है जो कि 11th में पढ़ना था, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी +1। तो इतना तो कम से कम याद ही रखना होगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 38। आप इसको सोल्व करोगे, इस डिटर्मिनेंट का इक्वल कर दो x प्लस आई बाई से। तो अगर यहाँ सोल्व करने का कोशिश करे, चलो तो इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 6i और 3i स्क्वायर और -+3। आई होप ये ब्रेक करने आता ही होगा। फिर +3i ले लेंगे और 3i के सामने वाला छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4i और +20 और फिर 1 ले लेना है यहाँ पे, तो 1 के सामने वाला छोड़ देना, 12 -60i हो जाएगा। आई होप सही किया है, इक्वल टू x प्लस आई बाई। तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, तो -3 + 3, तो ये 0 हो जाएगा ये टर्म। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3i + 4i 12i स्क्वायर हो जाएगा और +60i है ना, +12 और -60i, तो आई स्क्वायर -12 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, नीचे बताया है यहाँ पे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में बचेगा 0 इक्वल टू राइट साइड में x प्लस आई बाई। तो यहाँ पे देखो 0 + i इंटू 0 बचा, 0 इंटू 0 मतलब 0 यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में x प्लस आई बाई बचा। तो रियल को रियल से इक्वेट कर देते हैं, तो x = 0 y = 0, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड में मान लो कि ऐसे बच जाता -3 + 4i और राइट साइड में बचता x प्लस आई बाई, तब आंसर लिखते x = -3 और y = +4। ठीक है, इस टाइप से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो कौन सा ट्रू है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे x होना चाहिए, x होगा सब में, x = 2 x = 1 ऐसे होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का अगर तुम लोग को प्रॉपर्टी आता है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, C1 को चेंज करोगे C1 + C2 + C3, तो डिटर्मिनेंट ऐसे चेंज हो जाएगा x + 3 x + 3 x + 3 और इधर कुछ बच जाएगा, और x + 3 कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हो, तो x + 3 और यहाँ पे कुछ बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको जैसे ही 0 करोगे तो x = -3 आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। f(x) दिया हुआ है, g(x) दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, जब रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन कर रहे थे। चलो लेकिन फिर से यहाँ पे बता देते हैं, हम लोग को निकालना है f(g). f(g) कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले f(x). अच्छा, जो बच्चा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जो 3 घंटे का था, ठीक ना, 3 घंटे लगातार, तो एक बार जाकर पक्का देख लो उसको, बहुत सारे कंसेप्ट तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखकर, वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही देख लो, लेकिन 2 बार 3 बार करके उसको देख लो। चलो, तो 8x टू द पावर q है और f(g) मतलब फंक्शन के अंदर g रखना है। ठीक है, x की जगह पे g पुट कर देंगे, तो यहाँ भी x की जगह पे पुट कर देंगे g और पावर में हो जाएगा 3 8g। की जगह फिर से a वाला वैल्यू आपको ला के रख देना है, यानी कि कितना रख देना है, x टू द पावर 1/3 और टू द पावर 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा
आंसर हो जाएगा 8x। ते आंसर हो जाएगा 8x। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्या कह रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स है 3/3 का और a माइनस बी इक्वल टू 0 है। a माइनस बी 0 है। अच्छा, दो मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें और डिटर्मिनेंट 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a भी 0 होगा साथ ही साथ b भी 0 होगा। ए वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सुन लो, एक कंसेप्ट और यहाँ पे, अगर ए बी इक्वल टू 0 रहता तब आंसर ए हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। यानी या तो ए 0 होता और बी 0 होता, ऐसा हो जाता। ये दोनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जो कि वेरिएबल सेपरेबल है। क्यों वेरिएबल सेपरेबल है देख लो, यहाँ पे ये दोनों को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, डी वाई, बाई को इधर लाएंगे तो 1/y हो जाएगा। डी वाई आप एक्स को इधर ही छोड़ दो तो 1/x dx इधर हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, बाई एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया तो सेपरेट हो गया, तो इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर है log y। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और तुम लोगों को बताया गया है कि अगर दोनों तरफ log आ रहा है तो कांस्टेंट भी log ही लेंगे, log c। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log y इक्वल टू log x इंटू सी। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हम लोग हटा सकते हैं इसको, है ना। तो अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो दोनों तरफ इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बाई इक्वल टू एक्स इंटू सी या सी एक्स। तो बाई इक्वल टू सी एक्स, या यहाँ पे कांस्टेंट की जगह के एक्स लिखा हुआ है, तो बाई इक्वल टू के एक्स आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि डी बाई डी एक्स पी ऑफ बाई इक्वल टू अगर क्यू है तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है अगर इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे एक्स छूटा हुआ